हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की हमारी वीडियो टेक्निकल रेजिग्नेशन के पूरे प्रोसेस के ऊपर है। इससे पहले भी मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि पूरी प्रोसेस के बारे में बताएं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल हैं इस पर। तो इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे टेक्निकल रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग विद रूल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अभी जो नए कलर्स के डिपार्टमेंट चेंज किए गए हैं तो उनकी सर्विसेज को फ्रीज किया जा रहा है डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जबकि उन कलर्स की कोई गलती नहीं थी। ये सरकार की गलती थी और उन्होंने 1-1.5 साल काम भी किया है पिछले डिपार्टमेंट में। इसके ऊपर कुछ क्लर्क ने कोर्ट केस भी किया हुआ है। उसकी नेक्स्ट हियरिंग शायद 29 तारीख की है। अगर कोई भी क्लर्क जिसकी प्रीवियस सर्विस काउंट नहीं हो रही है वो इस केस में पार्टी बनना चाहता है तो पार्टी बन सकता है, ताकि वो अपनी पिछली सर्विस का बेनिफिट ले सके। पास्ट सर्विस के और जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल रेजिग्नेशन की पूरी प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने से पहले 3 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उनमें से किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको जिन दूसरी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसके बारे में अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये आपको तब काम आएगा अगर कोई आपका डीलिंग हेड नेगेटिव पर्सन हो और वो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देने में आनाकानी करे, तो उस टाइम पे ये चीज़ आपके काम आएगी। अगर जो बाकी की 2 बची हुई पोस्ट हैं उनके लिए कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे आप अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लें। एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के कि जॉब में आने से पहले मैंने इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया था, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था और अब मुझे उसके एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए एनओसी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप सेकेंड जॉब पे भी सिलेक्ट हो जाते हो तो पेंशन रूल्स हैं जो 2016 के, उसमें रूल नंबर 16 है। उसमें आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के उस रूल के तहत टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस रूल की कॉपी और एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें पहले एक एम्प्लॉय ने टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मान लीजिए कि आपने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ था, आपने एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और पोस्ट ज्वाइन करने के बाद आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस है जो उसमें अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ऑफलाइन और फिर अपने एचओडी के थ्रू, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसके थ्रू, आपने जिस भी गवर्नमेंट में या जिस भी बोर्ड में अप्लाई किया है तो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के थ्रू उनके पास थ्रू प्रॉपर चैनल अपना फॉर्म भिजवाएं। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकलता है उसको अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करें फॉर इन्फॉर्मेशन कि मैंने इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है। सिंपल एप्लीकेशन लिख के ही आपको फॉरवर्ड करना है। अब अगर आप जॉब में आने के बाद किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड करना मैंडेटरी हो जाता है। अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म ज़रूर करना है आपको। जो सेकंड चीज़ है इसमें कि आप इसमें भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू होता है सेकंड पोस्ट के लिए, तो आपको उसके लिए एनओसी लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से। और थर्ड पॉइंट सेम ही है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अप्लाई करें टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अंडर रूल 16 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2016। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला तो आपकी प्रीवियस सर्विस काउंट होगी, लीव एनकेसमेंट, ग्रेजुटी, पेंशन एक्सेट्रा, कई चीज़ों के लिए। मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल या जितने भी दिन पिछली सर्विस में नौकरी की है वो सेम आपकी ऐड हो जाएगी नई सर्विस में, जो भी आप सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट लेंगे, और ये आपकी पूरी सर्विस में आपको काम आएगी। ये जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी कर सकते हैं। हो सकता है आप इस टाइम हरियाणा गवर्नमेंट में हो और आपको कल को दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ज्वाइन करना है, तो फिर आपके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट के जो सर्विस रूल हैं वो एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा में ही दूसरी जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सब कुछ एप्लीकेबल रहेगा आपके लिए। जो सेकंड फ़ायदा आपको होगा वो पे प्रोटेक्शन का होगा। अगर आप सेम गवर्नमेंट के अंदर सेम स्केल में ज्वाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आप 4200 ग्रेड पे में फ़िलहाल काम कर रहे थे और 4200 ग्रेड पे में ही किसी दूसरी पोस्ट पे चले जाते हैं,
तो आपकी जो भी 2-3 इंक्रीमेंट लगी हुई होंगी पहले वाली जॉब में, सेम वहीं पे आपकी पे फिक्स होगी नई पोस्ट में भी। तो पे प्रोटेक्शन का आपको बेनिफिट मिलेगा टेक्निकल रेजिग्नेशन में। इसके बाद टेक्निकल रेजिग्नेशन में आपको थर्ड बेनिफिट ये होगा कि आपकी एनुअल इंक्रीमेंट एज इट इज़ लगती रहेंगी नई जॉब पे जाने के बाद भी, और आपका जो एसीपी का टाइम था, जैसे 8 साल के बाद एसीपी मिलती है, वो भी एप्लीकेबल रहेगी। ये चीज़ें तभी एप्लीकेबल होंगी जब आप सेम स्केल में ज्वाइन करते हैं। अगर आपका स्केल पहले ही बढ़ गया है तो एसीपी के लिए नई सर्विस से ही टाइम काउंट होगा आपका। उसके बाद बेनिफिट ऑफ लियन है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। मान लीजिए कि आपने किसी दूसरी गवर्नमेंट में या किसी दूसरी पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया सेम गवर्नमेंट में, और कल को उस जो भर्ती हुई थी उस पर कोर्ट केस हो जाता है, और कोर्ट केस में सभी कैंडिडेट्स को या फिर कुछ एक कैंडिडेट्स को हटा दिया जाता है, तो जहाँ पे आपने पास सर्विस में ज्वाइन कर रखा था आप वहाँ पर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं जब तक वहाँ पर आपका लियन है। लियन के रहने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। हो सकता है आपके रिलीविंग ऑर्डर में ही डाल दिया जाए कि अगर आप रिज़ाइन करके जा रहे हैं तो यहाँ इस डिपार्टमेंट में आपका कोई लियन नहीं रखा जाएगा। तो ये भी वेरी करता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में आपके लियन रहने के फ़ायदे बहुत होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है, अगर आप रिज़ाइन डालते हैं तो आपको 1 महीने के लिए या 3 महीने की सैलरी जमा करवानी पड़ती है एडवांस में, या फिर उससे पहले नोटिस देना पड़ता है इतने ही टाइम पीरियड के लिए। लेकिन अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं और आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हैं तो आपको ये सैलरी जमा करवाने की या नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ये टाइम पीरियड भी वेरी करता है। अगर हम प्री मैच्योर रिटायरमेंट का रूल देखें तो उसमें 3 महीने की सैलरी जमा करवानी पड़ती है या 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट ऑर्डर देखेंगे तो उसमें 1 मंथ की सैलरी जमा करवाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में भी लिखी हुई होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आप विदाउट 1 साल के सर्विस ब्रेक के किसी दूसरी सर्विस पे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको दोबारा से मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जो लास्ट सर्विस में आपने मेडिकल करवाया था वही मेडिकल नेक्स्ट सर्विस में भी काम आ जाता है। उसके बाद जो एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस का सवाल है आपके रेजिग्नेशन का, उसमें हो सकता है कि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए रीज़न होते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल चार्जशीट या इंक्वायरी पेंडिंग है, आप किसी चार्जशीट में फंसे हुए हैं किसी केस में, तो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं और फिर रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के ऊपर है कि वो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे या ना करे। तो अगर आपको रेजिग्नेशन या टेक्निकल रेजिग्नेशन चाहिए तो इन चीज़ों को माइंड में रखें। सबसे पहला चार्जशीट और इंक्वायरी, और सेकंड है जो ड्यू प्रोसीजर है टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए, वो फॉलो करें। इसके बाद मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले रूल 16 है पेंशन रूल 2016 का, जिसके तहत आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट से ये रूल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन रूल्स को पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद जो रूल 145 है जनरल रूल 2016 का, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है तो उसको 3 महीने का नोटिस या फिर 3 महीने की सैलरी जमा करवानी पड़ती है। तो ये रूल भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ होता है कि अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको 1 मंथ की सैलरी जमा करवानी पड़ेगी। तो ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के। इसमें पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको 1 मंथ की सैलरी या फिर 1 मंथ का नोटिस देना होगा। इसके बाद मैं आपको एक टेक्निकल रेजिग्नेशन का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। कईयों को ये होता है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। इसमें आप देख भी सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है इसी रूल के अंडर एज पर क्लॉज 16 ऑफ हरियाणा पेंशन रूल्स 2016। तो ये डिटेल थी कंप्लीट टेक्निकल रेजिग्नेशन के ऊपर। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।